हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। और ये मानकर चलिए आपके जहाँ भी वेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पर आपको एक वेक्टर को रिजोल्व करने की भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ रिजोल्यूशन समझने से पहले मैं आपको ज़रा प्रीवियस लेक्चर से लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में थोड़ा सा रिपीट करता हूँ ताकि आपको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स से लिंक कर सकूँ। तो देखिए, जैसे हमने टू वेक्टर्स को ऐड करना समझा था, उसके लिए ट्रायंगल लॉ स्टडी की, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन स्टडी किया। जैसे फॉर एग्जांपल ये वेक्टर ए है, ठीक है, ये वेक्टर बी, और इनको अरेंज किया गया है ट्रायंगल की टू साइड्स टेकन इन सेम ऑर्डर। ठीक है, फिर हमने कहा कि जो ट्रायंगल की थर्ड साइड होगी इन अपोजिट ऑर्डर, दिस विल रिप्रेजेंट रिजल्टेंट ऑफ बोथ दीज टू वेक्टर्स। ट्रायंगल की थर्ड साइड जो अपोजिट ऑर्डर में होगी। तो एक्चुअल में आप वहाँ पर कर क्या रहे थे, आप उन जैसे दो वेक्टर्स थे ए और बी, तो आप वहाँ पर दो वेक्टर्स को कंबाइन कर रहे थे, यानी आप इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्ट बता रहे थे। यानी अगर इन दोनों को यहाँ से रिप्लेस करना हो, है ना, तो हम एक सिंगल इस वेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। एक सिंगल वेक्टर इन दोनों वेक्टर को रिप्लेस कर सकता है ना। तो वहाँ पर हमने बेसिकली दो वेक्टर्स को कंबाइन किया, चाहे उसमें ट्रायंगल लॉ का यूज़ किया गया या फिर हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज़ किया कि दिस इज़ वेक्टर ए, दिस इज़ वेक्टर बी, ये दो वेक्टर्स हैं और ये हमने अरेंज किए एज टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, बट यहाँ पर सेम ऑर्डर में नहीं होंगे, बट ये है कि इनका जो टेल है, यानी कि जो इनका इनिशियल पॉइंट है, वो ज़रूर कॉमन रखा गया है। अब यहाँ से पैरेललोग्राम को कंप्लीट किया गया और फिर जो डायगोनल है वो रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है ये। तो यहाँ पर भी आप इन दोनों वेक्टर्स को कंबाइन कर रहे थे और रिजल्ट बता रहे थे कि भाई इन दोनों को रिप्लेस किया जा सकता है एक सिंगल वेक्टर से। ठीक है, तो जो रिजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है वो किस तरह से लिंक्ड है, एक्चुअल में यहाँ पर आप दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे थे, कंबाइन कर रहे थे, यहाँ पर आप किसी वेक्टर को स्प्लिट करेंगे, किसी वेक्टर को आपको स्प्लिट करना है। जैसे यहाँ पर ये रिजल्टेंट वेक्टर है R, ये रिजल्टेंट वेक्टर R रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, दिस इज वेक्टर R। ओके, अब ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, इस वेक्टर को आप स्प्लिट कर सकते हैं टू वेक्टर्स में। जब आपने इन दोनों को ऐड किया था तब ये रिजल्ट आया था आपके पास, ये रिजल्टेंट वेक्टर आया था। अब आप उसका रेसिप्रोकल कर रहे हैं, आपके पास में ये एक सिंगल वेक्टर है और आप इस सिंगल वेक्टर को टू वेक्टर्स में स्प्लिट कर रहे हैं इस तरह से। दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। भाई रेसिप्रोकल भी तो किया जा सकता है ना, हमने रेसिप्रोकल किया है। ठीक है, तो बेसिकली रिजोल्यूशन का मीनिंग क्या होगा, रिजोल्यूशन का मीनिंग होगा रिजोल्यूशन इज ए प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ए वेक्टर इन टू और मोर वेक्टर्स। इस बारे में हम डिस्कशन थोड़ा बाद में करेंगे कि भाई यहाँ पर लिखा गया दो या दो से ज़्यादा, तो एक वेक्टर को कितने मैक्सिमम वेक्टर्स में स्प्लिट किया जा सकता है। ठीक है, अभी के लिए रिजोल्यूशन का मीनिंग समझ रहे हैं। तो रिजोल्यूशन इज ए प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ए वेक्टर और ए गिवन वेक्टर इन टू और मोर वेक्टर्स प्रोवाइडेड they will produce same effect as the given vector। क्या मीनिंग हुआ इस स्टेटमेंट का
रिजोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप किसी वेक्टर को दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स में स्प्लिट तो करेंगे, बट कंडीशन क्या है, जिन वेक्टर्स में आप स्प्लिट करेंगे, यानी जिस वेक्टर को आप स्प्लिट कर रहे हैं दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स में, तो वो जो वेक्टर्स होंगे वो उतना ही इफेक्ट प्रोड्यूस करे जितना कि ओरिजिनल वेक्टर जो आपको वेक्टर गिवन था वो करते हैं। जैसे यहाँ आप वेक्टर आर को 2 वेक्टर्स में स्प्लिट कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ ये जो दोनों वेक्टर होंगे ये दोनों मिलकर इतना इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे जितना कि ये रिजल्टेंट वेक्टर इंडिविजुअली अकेला करता था। सो दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। अब हम डायरेक्टली आते हैं यहाँ पर, डायरेक्ट हम डिस्कशन करते हैं जो हमें एक्सेसिवली यूज़ करना है। हमें स्टडी करना होता है रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन। रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन का मीनिंग क्या होगा, जब आप किसी वेक्टर को स्प्लिट करेंगे, ठीक है, 2 वेक्टर्स में आप स्प्लिट कर रहे हैं, ठीक है, मैं पहले एक प्लेन की बात कर लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद में हम अभी के लिए एक सिंगल प्लेन की बात कर रहे हैं। एक वेक्टर को आप स्प्लिट करेंगे और स्प्लिट करेंगे तो एक पर्टिकुलर प्लेन के अंदर स्प्लिट कर रहे हैं आप, एक ही पर्टिकुलर प्लेन में, यानी कि वो प्लेन XY प्लेन भी हो सकता है, XZ या YZ प्लेन हो सकता है, लेकिन एक वेक्टर को जब आप स्प्लिट कर रहे हैं तो एक सिंगल प्लेन में स्प्लिट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर प्लेन में, एक सिंगल प्लेन में जब आप एक वेक्टर को स्प्लिट करेंगे तो आपके उसको मैक्सिमम 2 वेक्टर्स के अंदर स्प्लिट किया जा सकता है। एक वेक्टर को अगर एक पर्टिकुलर प्लेन में आप स्प्लिट करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो उसको 2 वेक्टर्स में स्प्लिट किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, रेक्टेंगुलर जो वर्ड आया, रिजोल्यूशन का मीनिंग तो समझ चुके हैं, ये वर्ड यहाँ पर यूज़ हुआ है रेक्टेंगुलर। सो रेक्टेंगुलर का मीनिंग क्या होगा, आप किसी गिवन वेक्टर को जब स्प्लिट करेंगे 2 वेक्टर्स में, अगर वो 2 वेक्टर्स, अगर जो दोनों वेक्टर्स हैं अगर वो परपेंडिकुलर हैं तो हम कहेंगे कि इस तरह का जो रिजोल्यूशन होता है ये रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन होता है, और वही हमें मैक्सिमम केसेस में यूज़ भी करना है। तो देखिए, डायरेक्ट रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन का ही हम डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे ये आपको कोई भी वेक्टर है गिवन, लेट मी रिप्रेजेंट दिस वेक्टर बाई वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ए, और आपको इसको रिजोल्व करना है, इस वेक्टर को 2 वेक्टर्स में स्प्लिट करना है। कौन से प्लेन में लाई करता है ये वेक्टर, जो आपका प्लेन ऑफ पेपर है, इस पेपर का प्लेन है उसके अंदर ये लाई करता है। उस प्लेन को आप XY प्लेन बोल लीजिए, तो XY प्लेन में ये लाई करता है, ठीक है। सो इसको हमें रिजोल्व करना है, यानी 2 वेक्टर्स में स्प्लिट करना है। कैसे करें, बिल्कुल अगर मैं आपको बेसिक से बताऊं, बिल्कुल बेसिक से बताऊं, तो आप ये इस वेक्टर की टेल है, ठीक है, ये इस वेक्टर की टेल है। अब मैंने इस टेल को कंसिडर किया है ओरिजिन, इस टेल को हमने कंसिडर किया है ओरिजिन, ठीक है, और हमने यहाँ पर ये ड्रॉ किया एक्स एक्सिस, और इसके परपेंडिकुलर हमने ये ड्रॉ किया है, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। ये वेक्टर ए है, ये एक्स एक्सिस ड्रॉ किया मैंने, और ये वाई एक्सिस ड्रॉ किया। अब आपको इस वेक्टर ए को स्प्लिट करना है तो आपको ये इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड की गई है, क्या, कि वेक्टर ए ने इस लाइन के साथ में, यानी एक्स एक्सिस के साथ में थीटा एंगल बनाया हुआ है। आपको क्या गिवन मिलेगा, मतलब सिचुएशन के अंदर क्या गिवन होगा, ये वेक्टर गिवन होगा ए, ठीक है। उसके बाद आपको कोई एक पर्टिकुलर लाइन दी जाएगी, जैसे मैंने ये एक्स एक्सिस आपको बताया, ये लाइन ड्रॉ की, ठीक है, बताया जाएगा कि ये वेक्टर ए है और इसने इस लाइन के साथ में थीटा एंगल बनाया हुआ है, ठीक है, ऐसे समझिए आप। अब आपको इसमें वेक्टर को रिजोल्व करने के लिए क्या करना होगा, वेक्टर ए की जो आप लोग हेड देख रहे हैं, वेक्टर ए का जो आपको हेड दिखाई दे रहा है, आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, तो ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एक्स एक्सिस पर,
और इसी तरह से वेक्टर ए के हेड से वाई एक्सिस पर भी आपको परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। ये आपने ड्रॉप कर दिया। सो अब ध्यान से देखिएगा, वेक्टर ए की जो टेल है वहाँ से, वेक्टर ए की टेल से और जहाँ तक आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, जहाँ तक आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, यहाँ पर आप इस तरह से एक एरो लगाएंगे यूँ। तो इसको रीड किया जाता है, इसको बोला जाता है इफेक्ट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस। इफेक्ट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस या कंपोनेंट, टेक्निकली कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस। ए एक्स इज इक्वल टू, ए एक्स इक्वल्स टू कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस। ओके, या प्रोजेक्शन भी बोल देते हैं इसको, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से देखिए यहाँ ये वेक्टर ए की टेल है, यहाँ आपने वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, तो टेल से और इसको आप ज्वाइन करेंगे, ये ज्वाइन किया आपने, यहाँ एरो लगाएंगे। दिस इज कॉल्ड इफेक्ट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वाई एक्सिस। इफेक्ट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वाई एक्सिस, या फिर आप इसको बोल सकते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, या फिर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वाई एक्सिस। सो हमने वेक्टर ए को एक प्लेन में टू वेक्टर्स के अंदर स्प्लिट किया। प्लेन में हमने एक वेक्टर ए को टू वेक्टर्स में स्प्लिट किया इस तरह से। ठीक है। ये वेक्टर ए का इफेक्ट या वेक्टर ए का कंपोनेंट या वेक्टर ए की प्रोजेक्शन है एक्स एक्सिस के अलोंग, और ये है वाई एक्सिस के अलोंग। ठीक है। अब हमें फाइंड करना है कि यहाँ पर ए एक्स कितना होगा, ए वाई कितना होगा, यानी ए का इफेक्ट एक्स एक्सिस के अलोंग कितना आया, वाई एक्सिस के अलोंग कितना आया। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए ये पॉइंट ओ है, यहाँ इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं P, इस पॉइंट का नाम रखते हैं N। सो ट्रायंगल जो आपको दिखाई दे रही है OPN, देखिए OPN, इसमें मुझे AX फाइंड करना है, ये लेंथ फाइंड करनी है O से N। तो यानी मुझे फाइंड क्या करना है, AX फाइंड करना है। AX डिवाइडेड बाई O से P तक, O से P तक की लेंथ क्या होगी, O से P इधर कौन सा वेक्टर था, A वेक्टर था। तो अगर ये लेंथ मेजर करेंगे तो ये उसका वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड होगा, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए से। जिन बच्चों ने पहले के जो लेक्चर्स है वो देखे हैं, समझे हैं, उनको पता है वेक्टर की लेंथ उसके मैग्नीट्यूड के बारे में बताएगी। तो अगर आप इस लेंथ को मेजर करेंगे दैट विल बी ए, सो डिवाइडेड बाई ए। तो इस ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री से अगर आप देखेंगे तो एंगल के अपोजिट ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। सो ए एक्स बाई ए यानी बेस बाई हाइपोटेन्यूज। सो बेस बाई हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होगा, दैट विल बी कोस थीटा। सो ए एक्स इज इक्वल टू, ए एक्स इक्वल्स टू ए कोस थीटा, ए एक्स इक्वल्स टू ए कोस थीटा। सो इसको कहेंगे वेक्टर ए का इफेक्ट एक्स एक्सिस के अलोंग, या वेक्टर ए का कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग। ओके, इसके बाद से इसी तरह से हमें फाइंड करना है ए वाई। तो आप समझ गए होंगे यहाँ से ये मेरे पास ए वाई होगा। ठीक है, ये ए वाई होगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से आप ए वाई फाइंड करेंगे तो अगेन ट्रायंगल ओ पी एन, ए वाई मुझे फाइंड करना है, ए वाई फाइंड करना है। और गिवन क्या है, ये मेरे पास में वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है। सो ए वाई डिवाइडेड बाई ए विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज विल बी इक्वल टू साइन थीटा। सो आई एम गेटिंग फ्रॉम हेयर ए वाई इक्वल्स टू ए साइन थीटा। सो वेक्टर ए का कंपोनेंट वाई एक्सिस का लूँ, वेक्टर ए का कंपोनेंट ये है वाई एक्सिस का लूँ, और ये वेक्टर ए का कंपोनेंट है एक्स एक्सिस का लूँ। ठीक है। अब आप चाहें इसको तो यूनिट वेक्टर्स की टर्म में भी वेक्टर ए को शो किया जा सकता है। तो उस पर मैं जाऊँ उससे पहले लेट मी कॉल दिस इक्वेशन 1 एंड दिस इक्वेशन 2। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है।
आप क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस का स्क्वायर करके ऐड करेंगे। क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ में आएगा। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। तो स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे। तो स्क्वायर किया, लेफ्ट साइड का स्क्वायर करेंगे और ऐड कर लेंगे। तो स्क्वायर करेंगे इसका लेफ्ट का ax स्क्वायर और यहाँ ay स्क्वायर। स्क्वायर कर लिया, उसके बाद से ऐड कर लेंगे। ये ऐड किया मैंने, इक्वल्स टू यहाँ स्क्वायर करेंगे, यहाँ स्क्वायर करेंगे, फिर ऐड करेंगे। सो a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। सो ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर आउटसाइड रखा आपने, कॉमन हो गया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हुआ 1। ओके। सो a स्क्वायर इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, और a की वैल्यू अगर आप फाइंड करेंगे सो रूट ओवर ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। बेनिफिट ये है कि अगर आपको किसी वेक्टर का कंपोनेंट x डायरेक्शन में पता है, वेक्टर का कंपोनेंट y डायरेक्शन में पता है, आप स्क्वायर करके ऐड करिए और रूट लेंगे तो आपको वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आपको वेक्टर के कंपोनेंट पता है तो आप वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है। उसके बाद आप वेक्टर की डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं अगर आपको कंपोनेंट्स पता है। कैसे? आपको करना क्या है, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई 2। इक्वेशन 1 को आप इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे। कौन सी इक्वेशन 1? ए वाई इक्वल्स टू ए साइन थीटा। इक्वेशन 2 क्या है? ए एक्स इक्वल्स टू ए कोस थीटा। सो इसको इससे डिवाइड करेंगे। सो ए वाई लेफ्ट साइड को डिवाइड करेंगे। सो ए वाई बाई ए एक्स, राइट साइड में था ए कोस, यहाँ पर ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए कोस थीटा, a sin theta divided by a cos theta. So I am getting from here ay by ax is equal to sin by cos will be tan theta। यानी अगर मैं y डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वेक्टर का उसको डिवाइड करूं x डायरेक्शन के कंपोनेंट से, तो दिस इज tan थीटा। अब इन दोनों को जैसे आप डिवाइड करेंगे, अभी ये फॉर एग्जांपल समझने के लिए वैसे बता रहा हूं। अगर फॉर एग्जांपल आपको ए वाई की वैल्यू √3 मिली, ऐसे समझने के लिए मान लो आप, और एक्स की वैल्यू 1, तो √3 डिवाइडेड बाई 1 ये हो गया √3। अब √3 वैल्यू 10 की कितने डिग्री पर होती है? 60 डिग्री पर। ठीक है। तो आपको थीटा की वैल्यू पता लग गई। थीटा की वैल्यू पता लगने का बेनिफिट क्या हुआ? अगर आपको थीटा की वैल्यू पता लग गई तो आपको ये पता लग गया वेक्टर ए कौन सी डायरेक्शन में होगा। जैसे आपको ये एंगल मिल गया 60, तो आपको पता लग गया वेक्टर ए किस डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ से मैंने आपको सिखाया कि कोई भी वेक्टर है, कोई भी एक सिंगल वेक्टर है, तो आप उसको 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में किस तरह से रिजोल्व करेंगे। ठीक है। और उसके बाद से अगर उसके कंपोनेंट्स हमें पता लग गए वेक्टर के, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमें कैसे मिलेगा। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज पर कंटिन्यू करते हैं इसी कॉन्सेप्ट को। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप किसी वेक्टर को रिजोल्व करते हैं तो उसके लिए आपको सबसे सिंपल मोस्ट फैक्ट आप अपने माइंड में क्या रख सकते हैं जिसकी हेल्प से आप किसी वेक्टर को रिजोल्व कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि आपको ये वेक्टर गिवन है, कोई भी वेक्टर है, लेट बी। उन्होंने बोला कि इस वेक्टर बी को आपको रिजोल्व करना है। ठीक है। अब वो आप को बताएंगे कि भाई इस लाइन के अलोंग रिजोल्व करना है, तो क्या करना है आपको, जैसे उन्होंने बताया कि इस वेक्टर बी को आप इस लाइन के अलोंग रिजोल्व करेंगे। एक लाइन ये गिवन है मुझे, इस लाइन के अलोंग रिजोल्व करेंगे। ओके। साथ में ये बताया गया कि इस वेक्टर ने इस लाइन के साथ में थीटा एंगल बनाया हुआ है। तो क्या करना है आपको, ध्यान से समझिए। आप एक लाइन तो आपको गिवन है ही, आप इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन इसी प्लेन में और ड्रॉ करेंगे। तो ये आपने ड्रॉ कर लिया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ध्यान रखिए इस बात को, वेक्टर जिस लाइन के साथ में एंगल बनाता है, यानी जिस लाइन के साथ आपको वेक्टर का बनाया हुआ एंगल पता है, ठीक है, तो आप उस लाइन के अलोंग उस वेक्टर का हमेशा कोस कंपोनेंट लेंगे, यानी कि बी कोस थीटा। इस लाइन के साथ में एंगल पता था आपको, तो इस लाइन के अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो होगा बी कोस थीटा। ठीक है। और इसके परपेंडिकुलर इधर ये कंपोनेंट आएगा बी साइन थीटा।
तो लाइन के अलोंग जिसके साथ में एंगल पता है आपको, उधर आएगा बी कोस थीटा और इधर हुआ बी साइन थीटा। सिमिलरली ऑन द कॉन्ट्रेरी मैं आपको एक पॉइंट और क्लियर कर देता हूँ क्योंकि काफ़ी बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होता है। ये वेक्टर बी गिवन है और आपको बताया गया कि इस लाइन के अलोंग आपको रिजोल्व करना है उसको, और ये एंगल इन्फॉर्मेशन में गिवन है कि ये एंगल है थीटा। आपने इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, बी ने अगर इस लाइन के साथ एंगल थीटा बनाया हुआ है तो इधर बी का कंपोनेंट होगा बी कोस थीटा, और इसके बी कोस थीटा के परपेंडिकुलर इधर कंपोनेंट आएगा बी साइन थीटा। तो आई होप यहाँ से आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से आप वेक्टर को रिजोल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद से आप पीछे जो हमने डिस्कस किया तो मैं उसको यहाँ इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर भी शो करता हूँ, इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर, तो उसको भी थोड़ा सा आप समझ लेंगे। क्या स्टडी किया था हमने, मैं एक बार जल्दी से आपको ये शो करता हूँ। देखिए क्या डिस्कस किया था हमने इसके अंदर, ये था, देखिए वेक्टर ए था ये, उसका एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस गलोंग आया था, ये दूसरा कंपोनेंट उसका वाई एक्सिस गलोंग आया था। तो इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर यहाँ मेरे पास है थोड़ा स्पेस में, इसी जगह पर शो करता हूँ आपको। सो वेक्टर ए को कैसे शो किया जा सकता है, वेक्टर ए कैन बी रिटन लाइक, ये वेक्टर ए का कंपोनेंट एक्स एक्सिस गलोंग है, सो ए एक्स, क्योंकि एक्स एक्सिस गलोंग है और एक्स एक्सिस गलोंग यूनिट वेक्टर हम क्या यूज़ करते हैं, आई कैप, तो इसके साथ में आप यूज़ करेंगे आई कैप, फिर प्लस सेकंड इधर तो इधर उसका सेकंड कंपोनेंट है ए वाई, और इधर जो यूनिट वेक्टर है वाई एक्सिस गलोंग विच इज जे, ठीक है। सो ए वाई और इसके साथ में यूनिट वेक्टर जे। तो जिन बच्चों ने यूनिट वेक्टर का वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले पीछे यूनिट वेक्टर का वीडियो लेक्चर देखें ताकि उनको ये क्लियर हो। सो वेक्टर ए को आप अगर यहाँ यूनिट वेक्टर से इन्वोल्व करते हैं तो इस तरह से शो कर सकते हैं, वेक्टर ए इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। और यहाँ से अब आपको पता है, अगर मुझे मान लो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड चाहिए, सो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, आई का कोफिशिएंट कितना है ए एक्स, सो ए एक्स का स्क्वायर करेंगे, प्लस जे का कोफिशिएंट क्या है ए वाई, सो ए वाई स्क्वायर, ठीक है। और ये मैं आपको बताऊँ, एक्चुअल में आप अभी वेक्टर ए को टू कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर रहे हो, इधर ए एक्स और ए वाई, ठीक है। अब ट्राइंगल लाया, पैरेललोग्राम ला से ए एक्स और ए वाई को ऐड करोगे तो आपको वापस क्या मिल जाएगा, वेक्टर ए, जो रिजल्ट यहाँ पर ऑलरेडी शो कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये सारा कुछ करने की हमें रिक्वायरमेंट क्या है, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए लास्ट में बचा रखा था कि भाई हमें रिजोल्व ही क्यों करना है वेक्टर्स को, क्या प्रॉब्लम है, वाई टू रिजोल्व वेक्टर्स, वाई वी नीड टू रिजोल्व वेक्टर। हालांकि स्टार्टिंग में बताना चाहिए था, बट मैं चाह रहा था एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की हेल्प से आपको इसकी नीड फील कराई जाए ताकि आपको ये और अच्छे से क्लियर हो। तो मैं आपको एक सिनेरियो शो करता हूँ, देखिए अच्छी प्रॉब्लम है ये सिचुएशन समझिए। यहाँ पर ये कोई इंक्लाइंड प्लेन शो किया गया है और ये एंगल है थीटा, ठीक है। और यहाँ पर शो किया गया है कोई ब्लॉक रखा हुआ है, बॉक्स रखा हुआ है, और इस ब्लॉक का या बॉक्स का लेट मास कितना है, m है, ठीक है। अच्छा, फ्रिक्शन है नहीं, तो आपको ये पता है जैसे आप इस ब्लॉक को रखेंगे यहाँ तो ये ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड करेगा, ठीक है। अब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड क्यों करता है, क्या रीज़न है उसका, किसने इसको पुल किया डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो एक तो बात ये है माइंड में, ये तो आता ही है कि जो वेट लग रहा था उसका वो इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करता है, बट एक्चुअल में वेट तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, तो ये डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में mg एक्ट करेगा। तो mg तो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो mg कंप्लीट पूरा का पूरा जो वेट है वो इस डायरेक्शन में तो नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि वेट का कुछ पोर्शन, कुछ पार्ट वेट का कुछ हिस्सा ऐसा है जो इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हमें यानी कि जो वेट है उसको
रिजोल्व करना होगा इस डायरेक्शन में, ताकि हम ये पता करने पाएँ कि इस वेट का इस डायरेक्शन में इफेक्ट कितना है। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखिए आप, वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है जो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। रिजोल्यूशन सिर्फ किसका किया जा सकता है? वेक्टर्स का। स्केलर्स को रिजोल्व नहीं किया जाता। और ये अभी हम स्टडी कर रहे हैं क्या, वेक्टर का रिजोल्यूशन एक पर्टिकुलर प्लेन में, ठीक है, जिसमें एक प्लेन में मैक्सिमम 2 कंपोनेंट्स वो रख सकता है। अच्छा, अब देखिए यहाँ तो आपको ये तो क्लियरली नीड फील हुई होगी कि हमें इस वेक्टर को रिजोल्व करना पड़ेगा इस प्लेन के अलोंग, तभी पता लगेगा कि इस वेट का कितना पोर्शन ऐसा है जिसको स्लाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, आपको एक डायरेक्शन तो पता लग गई इधर, मैंने क्या कहा था, एक डायरेक्शन आपको पता लग गई, उसके बाद आप एक तो इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, परपेंडिकुलर, सो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे उस लाइन के अलोंग। तो ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। एक तो लाइन ये है जिसके अलोंग आपको कंपोनेंट चाहिए, दूसरी आपने खुद ड्रॉ की इस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर। ओके, अब देखिए ध्यान से, देखिए ये एंगल कितना था, थीटा, और ये कितना है, 90। अब ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। 90 ये हो चुका है, तो मतलब ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम भी कितना आना चाहिए, 90। तो ये थीटा है, तो ये कितना रहेगा, 90 माइनस थीटा, ये रहेगा 90 माइनस थीटा। ओके, अच्छा अब क्या करना है मुझे, अब क्योंकि ये जो डॉटेड लाइन है, ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हो, तो डॉटेड लाइन जो देख रहे हो आप, वो इस इंक्लाइंड प्लेन के इसके परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है तो ये टोटल एंगल यहाँ से यहाँ तक का ये जो एंगल है वो कितना होगा, 90 डिग्री। तो ये एंगल कितना बचेगा मेरे पास में, सो दिस विल बी टोटल 90 है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना बचेगा, थीटा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ से ये डायग्राम समझ में आया है। ठीक है, अब मैं इसको रीड्रॉ करूँगा ताकि आपको मतलब काफ़ी क्लियरली समझ में आए कंपोनेंट्स उसके। सो ये एंगल थीटा, और लेट मी शो दिस मास m, ये इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग और ये उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो इधर हमने शो किया था किसको, mg को। ठीक है, अब देखिए इस डायग्राम में mg ने इस लाइन के साथ में ये एंगल बनाया हुआ है थीटा। ठीक है, सो mg ने इस लाइन के साथ में ये एंगल बनाया थीटा। तो मैंने क्या कहा था आपको, वेक्टर जिस लाइन के साथ एंगल बनाएगा, यानी जिस लाइन के साथ आप एंगल पता कर पाएँ उसका, तो इस लाइन के साथ एंगल पता लग गया हमें। ठीक है, तो इधर कौन सा कंपोनेंट होना चाहिए, mg कोस थीटा, ये बताया था मैंने आपको। और इसके परपेंडिकुलर, अब इसके परपेंडिकुलर कौन सा है, इधर, ये इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग इधर। तो इधर जो कंपोनेंट होगा वो कौन सा होगा, mg साइन थीटा। ठीक है, mg इधर था, इस लाइन के साथ एंगल पता लगा हमें, तो इधर mg कोस थीटा, इधर mg साइन थीटा। अब हमें ये पता लग गया कि इस ब्लॉक को डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में पुल करने के लिए कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, कितनी फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, दिस इज mg साइन थीटा। तो ये रेजोल्यूशन का यहाँ पर बेनिफिट होता है कि जब कोई वेक्टर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होता, जैसे कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, अब ये कोई वेक्टर है, अब ये वेक्टर है वो कम्प्लीटली x एक्सिस का लॉन्ग है, ये वेक्टर है, लेट ये x एक्सिस का लॉन्ग है, तो इस वेक्टर का कंप्लीट इफेक्ट x एक्सिस का लॉन्ग होगा। ठीक है, इसका कोई इफेक्ट y डायरेक्शन में नहीं होगा क्योंकि इसके परपेंडिकुलर है। और वैसे भी आप ऐसे समझिए इसको, ये एंगल कितना होगा, जो वेक्टर a ने y एक्सिस के साथ में एंगल बनाया, वो कितना एंगल बनाया है, 90 डिग्री। ठीक है, सपोज करिए आप वेक्टर a का इफेक्ट y एक्सिस का लॉन्ग पता करना चाहते हैं, इस लाइन के अलोंग आप वेक्टर a का इफेक्ट पता करना चाहते हैं, यानी वेक्टर a का कंपोनेंट आप y एक्सिस का लॉन्ग चाहते हैं। तो हमने क्या स्टडी किया था, वेक्टर जिस लाइन के साथ एंगल बनाएगा उधर कोस कंपोनेंट होगा, तो इधर y एक्सिस का लॉन्ग कौन सा कंपोनेंट होना चाहिए, a कोस थीटा, और यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री, थीटा 90 रखेंगे, a कोस 90 0। सो एक वेक्टर अपने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन जब वेक्टर क्या होता है, इंक्लाइंड होता है, यानी x एक्सिस और y एक्सिस के साथ में ये कुछ एंगल बना रहा था,
तो उस केस में हमें वेक्टर का इफेक्ट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस या किन्हीं भी दो परपेंडिकुलर लाइंस के अलोंग पता करना होता है। दैट इज़ वाई वी नीड टू रिजोल्व वेक्टर। ओके।